हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में सभी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, तो ये सभी स्टूडेंट को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर होने वाला है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जाना है और यही क्वेश्चंस आएंगे भी, तो आप बिल्कुल वैसे ही छाप देना जैसा मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप पक्का करके आओगे अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लोग प्रॉमिस करो कि अपने 2 फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, प्रॉमिस करो, तभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की वीडियो ला सकें। ठीक है, देखो हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। 6 मार्क्स का आपका गद्यांश आता है प्लस 6 मार्क्स का पद्यांश आता है, यानी कि 12 नंबर आपका भैया पक्का हो जाएगा अभी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, 12 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। एंड महत्वपूर्ण संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश होता है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबको पढ़ाने वाले हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक एक को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो गद्यांश हमारा 5 मार्क्स का आता है संस्कृत का, पद्यांश भी 5 मार्क्स का, इक्वल टू 10 मार्क्स अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, श्लोक भी अभी मैं आपका क्लियर करा देता हूं जो 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड जीवन परिचय, जीवन परिचय आपका अभी जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं इस वीडियो में बिल्कुल पक्का कर लो। ठीक है, तो जीवन परिचय आपका 5 मार्क्स का गद्य का आता है, 5 मार्क्स का पद्य का आता है, इक्वल टू 10 मार्क्स अभी आपका क्लियर हो जाएगा। महत्वपूर्ण निबंध भी आप लोगों का इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। 7 मार्क्स जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो इस वीडियो में अभी आपका क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से देखते रहो। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन 4 मार्क्स का आता है। सारे पत्र लेखन मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, तो इसका मतलब है आपका 12 एंड यहां से 12 10 22 2 24। ठीक है, 24 एंड 10 34। ठीक है, 34 नंबर आपका यहां से हो गया एंड आपका 7। ठीक है, 34 और 7 41 एंड 4 45 नंबर इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, 45 नंबर एकदम से आपका पक्का हो जाएगा, ध्यान रखना। कोई नहीं काट सकता क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही सारा क्लियर करा दूंगा। तो ये 45 नंबर इस वीडियो से क्लियर कर लो ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना कटे और बिल्कुल फिक्स कर लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश से। तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं उसको समझने वाले हैं, और ऐसे गद्यांश पद्यांश देखेंगे जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैंने बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ाए भी हैं, तो आज का ये जो है सबसे ज्यादा स्पेशल वीडियो है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेशल है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 12 मार्क्स आज मैं आप लोगों का क्लियर करा ही दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अपने एक फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो ये हमारा एक गद्यांश है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब अश्वारोही पास आया। जो अश्वारोही, जो अश्व को यानी कि घोड़े पर था वो पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा। जो ममता है उसने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ठीक है, उसको नहीं पता था कि वो एक शहंशाह था या फिर एक साधारण व्यक्ति। वो मुगल पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। तो ममता ने कहा कि मतलब मुझे नहीं पता कि वो एक शहंशाह था या फिर एक मुगल था, लेकिन एक दिन वो इसी झोपड़ी के नीचे रहा, जो ममता की झोपड़ी थी उसी के। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मतलब उसने सुना कि वो मेरी घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है और मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही।
मतलब उसने परमिशन दिया कि इनका घर बनवा दो, बड़ा सा महल, इस झोपड़ी में ना रहे, क्योंकि वो एक राजा था, एक शहंशाह था और उसके पास बहुत पैसे थे। ठीक है, तो भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया और मैं इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इनका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम पर गृह में जाती हूँ। मतलब वो जो थी उनका जो है बहुत ही मतलब एक मरने की अवस्था थी, तो वो यही कह रही हैं आप इसका महल बनवाओ या मकान, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको तैयार ही कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स आपको फिक्स करना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, तो ये गद्यांश तैयार कर लेना। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। प्रस्तुत जो गद्यांश है, जो ये ऊपर दिया गया गद्यांश है, इसका संदर्भ लिखो। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम लिखना है माय डियर स्टूडेंट, पाठ का नाम, और इसका जो लेखक है उसका नाम, लेखक का नाम। ये 2 चीज आपको लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, आपका संदर्भ हो जाएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहां से यहां तक रेखांकित अंश है, देखो यहां बड़ा रेखांकित अंश है, यहां से लास्ट तक, तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। ममता आजीवन भयभीत क्यों रही, ममता जो है वो आजीवन भयभीत क्यों रही, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। मतलब 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मार्क्स का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका 6 मार्क्स क्लियर करने के लिए, देखो बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये 6 मार्क्स का आता ही है, सभी को पता है। आप पेपर देख सकते हो, मैंने वीडियो बना दिया है कि आपका पेपर कैसा आएगा, तो वो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, लेकिन इससे पहले ये आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, इसका लेखक कौन है। तो इसमें डायरेक्टली भैया ममता लिखा हुआ है, डायरेक्टली ममता, तो ये समझ जाना है ममता लिखा हुआ है, तो ममता पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो यहाँ आप लोग संदर्भ सबसे पहले लिखो। संदर्भ लिखने का एक तरीका भी होता है, ऐसा भी लिख सकते हो, डायरेक्टली पाठ का नाम डाल के लेखक का नाम डाल के लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक तरीके से लिखोगे तो आपको नंबर फुल मिलने का चांस होता है। संदर्भ हेडिंग डाल देना, फिर आपको लिखना है जो प्रस्तुत गद्यांश है, जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये जो है हिंदी है ना, तो ब्लैक से आप लोग डालना हेडिंग हिंदी, हिंदी। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड, गद्य खंड। ठीक है, में संकलित, गद्य खंड में ये संकलित है ना, में संकलित। अब ये जो है इस चैप्टर का नाम है ममता। क्या नाम है? ममता नामक कहानी से, इस चैप्टर का नाम है ममता नामक कहानी से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन है? छायावाद युग के प्रावर्तक इन्हें माना जाता है। ठीक है, छायावाद युग के प्रावर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी, प्रावर्तक जो हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ। सबसे पहले आपको संदर्भ ही लिखना रहता है 2 मार्क्स क्लियर करने के लिए, बिल्कुल से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसको ध्यान से पढ़ना। जो रेखांकित अंश है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखो रेखांकित अंश का मतलब, जो रेखांकित अंश है उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो बस, और उसको अपने तरीके से समझा दो,
कि अपने तरीके से अपनी कहानी की तरह समझा दो यार, नंबर भर भर के मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है एग्जामिनर। तो चलो देखते हैं कैसे लिखना है। तो अब आप लोग हेडिंग डालना रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालोगे? रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि इसमें आप लोग लिखना, श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, जो ममता थी, ठीक है, उसने जो अश्वारोही है उसको बुलाकर उसने कहा या कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधनिष्ठ को दिया था। मतलब उसने आदेश दिया था हमारे जो घर है उसको बनवाने का। तो उसने क्या किया था? नव निर्माण, मतलब घर का नवा निर्माण करने के लिए आदेश अपने एक अधनिष्ठ को दिया था। और मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं इस मामूली सी झोपड़ी से भी बेघर ना हो जाऊं। तो उसको ये डर था कि कहीं मैं इस झोपड़ी से बेघर ना हो जाऊं और हमारे पास कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना बचे रहने के लिए। इससे वो पूरी जिंदगी चिंतित रही, उनको एक चिंता सता रहा था, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर से बचा लिया। जब तक मैं जीवित थी तब तक मेरे घर पर कोई असर नहीं पड़ा, मुझे बचा लिया और आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया। मतलब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया, मतलब जो मरने का समय निकट आ गया। अब तुम यहाँ पर मकान बनवाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुम इसे खोदो और उस पर मकान बनवाओ या महल बनवाओ, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर जा रही हूं जहां अंततः काल का विश्राम होता है। अब मैं उस घर जा रही हूं जहां अंत काल का विश्वास होता है, अनंत काल का तक विश्राम होता है, जहां लास्ट में सबको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन। देखो पहला तो हमारा हो गया भैया संदर्भ, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा ममता आजीवन भयभीत क्यों रही। ये तो बहुत आसान है भाई, पढ़ा है आपने, उसकी झोपड़ी खोदे जाने के लिए वो भयभीत थी। तो ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उनकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उससे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रही। वो अपने निवास स्थल जो झोपड़ी है उसे ना खोदे जाने, अगर खोदा जाए तो उसी के लिए भयभीत थी, ठीक है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। देखो मैं आपको डेली 1 या 2 दिन में एक गद्यांश एक पद्यांश सॉल्व कराता रहता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा अच्छे से पूरे दिन, पूरे 1 से 2 महीने के लिए जुड़ जाओ। 1 से 2 गद्यांश अगर मैं हफ्ते में 2 दिन सॉल्व कराऊंगा तो आपका 2 गद्यांश एक हफ्ते में और 2 पद्यांश हो जाएगा। अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश सॉल्व कराया, जो कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है इस टाइप का, जो कि मित्रता पाठ से था, ठीक है। तो आज मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश सॉल्व करा दिया। ऐसे ही हम लोग 1 महीने में इतने सारे गद्यांश पद्यांश देख लेंगे कि आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट गद्यांश है। तो आई होप कि आपको ये गद्यांश बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप लोग इसको तैयार भी कर लोगे। तो अगला हम लोग देखते हैं एक पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो है वो हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। एक गद्यांश हम लोगों ने देख लिया, आपको 3 क्वेश्चंस भी समझा दिया, ठीक है। अब एक पद्यांश भी देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा क्वेश्चंस भी समझा देंगे ताकि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट रहे, ठीक है। लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मनुष्य रोज बढ़ी जाए और घटत घटत सुफिर ना घटे वर समूल कहलाए, ठीक है। ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आपके बुक में है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, ये 2 मार्क्स आपको देगा। दूसरा क्वेश्चन है, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, 2 मार्क्स। और संपत्ति सलील में कौन सा अलंकार है, 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे 2 यानी कि 6 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे अगर ये आप लोग कंप्लीट करोगे तो। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो बिहारी जी की एक पाठ है आप में, वो कौन सा है,
कि भक्ति नीति, लेकिन भक्ति का जो शीर्षक है वो अलग है और नीति का शीर्षक अलग है। तो भक्ति में अलग है आपके पद्यांश और नीति में अलग है। तो ये नीति शीर्षक से है, किससे? नीति शीर्षक से। तो भक्ति में आप लोग भक्ति शीर्षक लिखना, ठीक है, और नीति में आप लोग नीति शीर्षक लिखना। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, या फिर आप डायरेक्टली भक्ति नीति लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। संपत्ति शेड्यूल में कौन सा अलंकार है ये तो सबको पता है, साथ साथ 2 बार आया है तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन और ये आपको समझ में आया। सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे संदर्भ, ठीक है, रेफरेंस यानी कि संदर्भ। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले किस चैप्टर से है? बिहारी लाल जी इसके रचनाकार है, रचयिता है, और ये जो है ये नीति शीर्षक से है। तो ये एक दोहा है, तो लिखना प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी, कविवर, और ये जो है बिहारी लाल जी हैं इसके, कविवर बिहारी लाल, ठीक है, द्वारा रचित। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई, ठीक है। बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। जो ब्लैक से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से लिखना, ये जितना हाईलाइट रहेगा उतना ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना, हिंदी के ये पद्य खंड या काव्य खंड लिख सकते हो, ठीक है। काव्य खंड में संकलित नीति, क्या है ये? नीति शीर्षक से। मैंने बताया कि भक्ति अलग है, नीति अलग है, शीर्षक से उद्गृत है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों संदर्भ। सबसे पहले हमने आपको संदर्भ लिखना समझा दिया। अगर ऐसा लिखोगे 2 मार्क्स आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब हम लोग व्याख्या, लेकिन इसके साथ व्याख्या भी होता है, जब दोनों लिखोगे तब आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे वरु समूल कहलाए। ये तो बहुत आसान सा है। देखो, कवि का कहना है या कवि का कथन है कि धन रूपी जल, धन की तुलना जल से की गई है, ठीक है। बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल, कमल की तुलना मन से की गई है। मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। अगर आपके पास जितना ज्यादा धन बढ़ता जाएगा वैसे आपका मन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, पहले आप छोटे से होटल में खाते हो, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता है तो आप बड़े बड़े होटल में जाते हो जहाँ का बिल केवल 5-5 हज़ार रहेगा, और पहले आप 50-100 रुपये में खा लेते थे। तो वही कह रहा है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। अगर पानी में जल के साथ कमल बढ़ता चला जाता है तो फिर जब जल सूखा पड़ता है, घट जाता है, तो वो जो कमल है वो छोटा नहीं हो जाता। वैसे जब धन कम हो जाता है तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती, उतना ही रहती हैं, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ इच्छाएं नहीं घटती। तभी परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मारे के समान हो जाता है। बस इतना सा आपको व्याख्या करना है। व्याख्या में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने समझ लिया, अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु मन सरोज बढ़ जाए, काफ़ी आसान है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा लास्ट तक। फिर आपका पूछ रहा है यहाँ कि कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। दूसरा क्वेश्चन यह है। तीसरा, संपत्ति सलीलु में कौन सा अलंकार है। तो आ जाओ हम आपको एक एक को समझाते हैं। देखो, कमल का उदाहरण मैं आपको एक एक को अच्छे से समझाता हूं, एक एक चीज को हम समझाएंगे, ठीक है।
देखो दूसरा पूछ रहा है, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन पे नियंत्रण करना चाहिए। अगर आपका धन बढ़ जाए तो मन को ज़्यादा मत बढ़ाओ, वरना जब धन घट जाएगा तो मन पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। अन्यथा धन न रहने पर बहुत कष्ट होता है। धन न रहने पर अपनी पैतृक संपत्ति भी बेचकर आप अपने मन को शांत करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये सारी लाइफ से रिलेटेड है, लाइफ से कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी बात बताई है जो बिहारी लाल जी ने इस पर, तो ये सब एक एक पॉइंट बहुत अच्छी बातें हैं, आप इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें आपका कौन सा अलंकार है, देखो इसमें एक ही वर्ड, एक ही अक्षर की आवृत्ति 2 बार हुई है, कई बार जैसे कह सकते हो। संपत्ति सेल्युलु, अगर एक ही अक्षर की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतना सा आपको समझना है। तो ये पद्यांश आपको समझ में आ गया, और जो मैंने एक गद्यांश बताया है वो भी समझ में आ गया, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश उन दोनों को हमने ऐसा समझाया है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। मैंने आपको, अगर आपको ना समझ में आया हो, वीडियो को एक बार और देख लो, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा आता है जो संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। 2014 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 19 में आया है, 22 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, तो 2024 में भी आएगा। कोई नहीं रोक सकता ना, क्योंकि जो आता है वो आएगा। इतिहास गवाह है कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा गद्यांश संस्कृत का। देखो लिखा हुआ है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्धते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवम नवम विचारणम स्वीकृत, नवम संस्कृति नवम शक्ति, ठीक है, चाह प्रचोदित अत्र दुराग्रह नस्ति यत युक्त युक्त कल्याणकारी चाह तदत्र सहस्त्रग्रतः भवति। ठीक है, अतस्यः गतिशीलः रहस्यं मानव जीवनस्य संस्कृत्यां निहितं तद यथा एंड संस्कृतम एंड सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्व भूतेषु संभवः विचारणेषु औरतम आचार्य धृता चेती। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा आपके लिए जीने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा है संस्कृत में ये गद्यांश इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इस गद्यांश को सॉल्व करने के लिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। जब तक अर्थ नहीं पता रहेगा तब तक आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो, और ये कहेगा भी कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ो फटाफट से, ताकि आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। और हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट तो सारा करा ही रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट अभी करा देंगे, दिमाग में फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं इसे आपके दिमाग से बाहर ले जा पाएगा। लेकिन और भी तो पढ़ना है, तो सारे को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, फिर आपको प्रसंग, फिर व्याख्या। इस अपना संदर्भ प्रसंग व्याख्या सारे को लिख दियो भैया, 5 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें संदर्भ में कुछ नहीं होता, इसमें आपका केवल चैप्टर का नाम होता है, कोई लेखक कभी नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। तो संदर्भ हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा प्रस्तुत गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां आप हिंदी लिखो, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड, किससे, संस्कृत खंड, ठीक है, के, अब इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। क्या नाम है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। बस ये आपका हो गया संदर्भ।
प्रसंग में यही लिख दो कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। बस ये हो गया प्रसंग। अब व्याख्या तो आपको यहाँ देखो, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रहती है या रही है। अस्माकम मतलब हमारी संस्कृति, मतलब संस्कृति सदा मतलब हमेशा, गतिशीला मतलब गतिशील, वर्धते मतलब रही है। हमारी संस्कृति हमेशा गतिशील रही है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय अनुसार नई नई विचार को स्वीकार कर लेती है। यहां देखो, मानव जीवनस मतलब होता है मानव का जीवन, ठीक है। संस्कृतम, ठीक है, देखो संस्कृतम ऐसा यथा यथा नमम विचारणम। यहां देखो, अब ध्यान से, यहां मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। देखो मानव जीवन जो होता है, मानव जीवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मानव जीवन, तो मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, मतलब जो हमारा मानव जीवन होता है उसको शुद्ध करने के लिए यह समय अनुसार नई नई विचार जो नई नई चीजों को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है, और इससे दुराग्रह नहीं है जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला हो, ठीक है। वह हमें इससे हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, एंड जैसे कि सत्य का सम्मान एंड सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, भाव विचारों से उदारता और आचरण में दृढ़ता। बस ये हो गया व्याख्या। इतना अगर आप देखो, एक भी पेज नहीं है माय डियर स्टूडेंट, और इतना आप लिख दोगे 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, 1% है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, बस आपका हो गया नंबर क्लियर। तो मैं आप लोगों को वो आज बता रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कब कब आया हुआ है, ताकि आप लोग समझ जाओ। 2017 में आया है, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2023 में, ये इतनी बार आया हुआ है, ठीक है। और ये आप लोगों को पढ़ना ही है। तो लिखा हुआ है किम नो हित्वा प्रियो भवन्ति, किन नो हित्वा न सोचति, और क्यों न हित्वा यथार्थ भवति, और क्यों न हित्वा सुखी भवेत। मानव हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचति, कामो हित्वा भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेति। ये इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, और ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ तो इसका कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि ये जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है, और आप लोगों को इसको ध्यान से समझना। और एक और आप लोग कंप्लीट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो भी तैयार कर लेना, और ये तो अभी आपका तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ की बात करते हैं। तो संदर्भ में क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है कि ये पाठ का नाम अगर पता है तो आप लिख दो। इसमें लेखक कभी कुछ होते ही नहीं है, आराम से लिखो। देखो इसमें लिखो भैया प्रस्तुत श्लोक, ये एक श्लोक है, क्या है, या पद्यांश है। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, अब हिंदी है ना, हिंदी के संस्कृत खंड, तो हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड, ठीक है। संस्कृत खंड के चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट जीवन सूत्राणी। क्या नाम है, जीवन सूत्राणी। बस पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट संदर्भ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको समझना था चैप्टर का नाम बस, ठीक है। और तो लॉजिक वही है, प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, बस। अब देखो प्रसंग में क्या है कि इन श्लोक के विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। जैसे यक्ष युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि यक्ष क्या पूछते हैं, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। अगर एक आदमी है वो किस चीज को अगर त्याग दे तो वो प्रिय हो जाता है, ठीक है। फिर पूछता है कि मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता। मनुष्य जो है वो किस चीज को छोड़ दे तो वो शोक नहीं करता। शोक का मतलब होता है उदास नहीं रहता। और मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। अगर मनुष्य जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको छोड़ दे तो वो धनवान हो जाता है। और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। ये यक्ष ने 4 से 5 क्वेश्चन किए थे युधिष्ठिर से।
तो पहले तो क्वेश्चन कर लिया, फिर युधिष्ठिर ने थोड़ा सा माइंड को अपने दौड़ाया और फिर बताया क्या। देखो युधिष्ठिर ने क्या कहा, मनुष्य अगर अहंकार को छोड़ दे तो प्रिय हो जाता है। अगर मनुष्य जो है वो अपना अहंकार का मतलब होता है घमंड, अगर छोड़ दे तो प्रिय हो जाता है। अगर वो किसी से घमंड ना करे, किसी की बुराई ना करे और किसी के बारे में गलत ना कहे तो वो सबके लिए प्रिय होगा। ठीक है, समझना। एंड अगर मनुष्य क्रोध को छोड़ दे तो शोक नहीं करता। अगर मनुष्य को क्रोध ना आए तो उसको शोक आ ही नहीं सकता। अगर उसको क्रोध ना आए तो कैसे शोक आएगा। ठीक है, और मनुष्य अगर इच्छा को त्याग दे, इच्छा जो उसकी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं उनकी इच्छा होती है कि दुनिया का सब कुछ हमारे पास हो तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन अगर मनुष्य इच्छा को छोड़ दे तो वो धनवान हो जाता है। अगर उसके पास इच्छा ना हो, इतना बड़ी इच्छा ना हो तो वो धनवान हमेशा रहेगा, मन से वो धनवान रहेगा। लोग चाहे जो सोचे लेकिन वो धनवान रहेगा, वो अपने आप में एक धनवान इंसान रहेगा। ठीक है, एंड मनुष्य लोभ को छोड़ दे तो वो सुखी हो जाता है। मनुष्य जो लोभ है, ये दुनिया की मोह माया है, अगर उसे त्याग दे तो वो सुखी हो जाता है, वो कभी भी निराश नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश। अब देखो मैं आपको श्लोक बताते हैं। श्लोक देखो, सबसे पहले श्लोक समझ लो। श्लोक, ये दोनों श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका आप लोग क्या याद कर लेना, संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक श्लोक है, दो नंबर का आता है। तो श्लोक में 2 बता देता हूं, तैयार कर लो। पहला, बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता। ये हमारा पहला श्लोक है और आप लोग तैयार कर लो फटाफट। एंड दूसरा जो हमारा है वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। ये 2 श्लोक आप तुरंत तैयार करो, 2-3 बार पढ़ो वीडियो को देखकर और आपको तैयार हो जाएगा। जो चीजें फिक्स है मैं फिक्स करा देता हूं और आप लोग उसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो श्लोक कंप्लीट हो गया, गद्यांश कंप्लीट हो गया, पद्यांश कंप्लीट हो गया, संस्कृत का गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, श्लोक भी हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, अब कुछ भी आए आप कराओगे। ठीक है, अब देखो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की ओर आते हैं। देखो जीवन परिचय का लॉजिक समझो, इसमें कुछ होता नहीं है, 2-3 पॉइंट याद करो, आपको जीवन परिचय बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, तो वो होगा मेरे दोस्त। देखो सबसे पहले आप जीवन परिचय को तैयार करने के लिए नाम तो आपको पता ही रहेगा, बोर्ड एग्जाम के पेपर में दिया रहेगा, चाहे जयशंकर प्रसाद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चाहे सूरदास का, तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का, किसी का भी आए। लेकिन आप पहला तैयार कर लेना उनका भैया जन्म कब हुआ, ये सेकंड आप पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, इन दोनों का तैयार कर लो, पिता का नाम, और कभी कभी माता का नाम नहीं भी रहता है, बट अगर आपको पता है तो तैयार कर लो। ठीक है, माता का नाम। एंड फिर इनकी शिक्षा दीक्षा थोड़ा सा तैयार कर लो, कैसे हुई, घर पर हुई, तो ज्यादातर, और बीच में ये जरूर भर देना। ठीक है, क्या कि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश सबका ज्ञान था, ये सब में लिखा रहता है, भले ही ज्ञान ना हो बट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बीच में भर देना। फिर आपको इनका थोड़ा सा पुरस्कार तैयार कर लेना, भैया इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, बस लास्ट में आप मृत्यु लिख दो बस। भाई अगर 5 नंबर का है 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो बिल्कुल अच्छे से लिखता है उसे 5 में 5 नहीं मिलता, 4.5 मिलता है। तो आप इतना लिखना, आपको कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय में हम लोग बात करते हैं सबसे पहला गद्य में, जो हमारा गद्य खंड है उसका। तो गद्य खंड में हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। गद्य खंड में 5 नंबर आपका क्लियर करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लो और जयशंकर प्रसाद जी का रचनाएं भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भैया एक रचना लिखना पड़ता है तो रचनाएं भी पढ़ लेना। ठीक है, तो जीवन परिचय में आपको 2 जीवन परिचय गद्य में पढ़ना है, 3 जीवन परिचय पद्य में। पहला सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का, तीसरा महादेवी वर्मा का। ये 3 जीवन परिचय आपको पद्य में पढ़ना है। तो गद्य और पद्य मिलाकर कुल मिला के 5 जीवन परिचय पढ़ना है, और 5 जीवन परिचय आपको कितने नंबर देकर जाएंगे, 10 नंबर। और 5 में से 2 ही लिखना है, और 2 मैं बता दूं जो एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। देख लेना, पहला आपको ये आएगा, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, ये आएगा 100%, और दूसरा भैया ये आएगा एग्जैक्ट। जाओ और बोर्ड एग्जाम का पेपर देने के बाद देख लेना। ठीक है, ये एग्जैक्ट बता रहे हैं कि आएगा। ठीक
ठीक है, तो दोनों को बिल्कुल पक्का कर लो। अब देखो, अब बात आ गई है आगे की, तो आगे हम लोग करेंगे पूरा। देखो अब आता है माय डियर स्टूडेंट यहाँ एक निबंध में आपको 5 ऐसे निबंध बताता हूं जो जाओ बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओ, नहीं काट पाएगा कोई आपका नंबर और आप बन जाओगे बादशाह। देखो पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बोर्ड एग्जाम में आएगा और आएगा, ठीक है। दूसरा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी आएगा बट थोड़ा सा कम चांस है। आतंकवाद का कारण तथा निवारण, ये भी आएगा। चंद्रयान पर निबंध, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बताओ हाउ टू राइट चंद्रयान ऐसे, तो उसको बता देंगे, अभी आपके बुक में नहीं है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा निवारण, ये भी। तो 5 ही निबंध बता रहे हैं और कंप्लीट और भी कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन 5 निबंध आपका 7 नंबर 7 मार्क्स क्लियर करा देगा। तो ये 5 निबंध है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पत्र लेखन, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पत्र लेखन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना कैसे है, ठीक है। अगर आपने लिखना समझ लिया तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, और आपको ये भी बता देंगे कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसका मतलब है इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो पत्र लेखन का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अगर मैं आपको जैसा बताऊंगा आपने ऐसे लिखा बोर्ड एग्जाम में तो फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको पत्र लेखन में ध्यान में रखना है, ठीक है। ये न्यू टॉपिक है और कुछ ऐसे न्यू पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आपको बताएंगे बहुत सारे लोग कि ऐसे लिखो, ये करो, वो करो, बट वो बिल्कुल सही से नहीं बताएंगे, ठीक है। ये अगर आपने देख लिया तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, कैसे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, एंड आपको कैसे शुरुआत करना है, किस साइड से पत्र लेखन लिखा जाता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा कंफ्यूजन आज आपका क्लियर हो जाएगा पत्र लेखन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पत्र लेखन है वह है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र। देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्यों? क्योंकि अपने प्रधानाचार्य को लिखना है, मतलब अपने प्रिंसिपल को, और स्कूल से रिलेटेड पत्र बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट लिखते हैं ना, तो स्टूडेंट लिखते हैं तो इसलिए स्कूल से रिलेटेड जो पत्र होता है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, रिपीटेड जिसे कहते हैं। तो इस टाइप का पत्र लेखन इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, और तैयार मैं अभी आपको करा दूंगा कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा एक भी नंबर। कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो भी आप लिख कर आओगे, ऐसी ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ। देखो दूसरा जो पत्र लेखन तैयार करना है वो है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू, ठीक है। जब ज्यादा गंदगी होती है तो डेंगू हुआ, बुखार हुआ, लोग बीमार ज्यादा होते हैं। तो अपने क्षेत्र में क्या है, व्याप्त जो गंदगी है, गंदगी के कारण जो डेंगू या मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। तो इसको आपको, आप जैसे गंदगी बहुत ज्यादा व्याप्त है तो एक पत्र में लिखो कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंदगी है, कृपया इसको दूर करने के लिए कोई ना कोई सुझाव दीजिए या फिर किसी को साफ करने के लिए भेजिए। ऐसे आप बनाकर लिख सकते हो, डोंट वरी, बट ऊपर के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सही लिखना होता है, तो वो चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बता दे कि जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जो आएगा वो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आप लोग ये जो बता रहे हैं इसको फटाक से तैयार कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो अभी मैं आपको तैयार करा दूंगा। ये सारे पत्र लेखन ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना और अच्छे से इन सबको तैयार करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो याद रखना तीसरा नंबर जो हमारा है वो है बिजली समस्या। देखो बहुत सारी बिजली समस्या होती है, ठीक है। तो बिजली समस्या के लिए पत्र लेखन, जैसे अगर आंधी चलता है तो बिजली खराब हो जाती है, तो अगर आपको उसको सही कराना है तो एक पत्र लिखो। पत्र जो होता है वो एग्जैक्टली कुछ दिन में, एक दिन में या फिर कभी कभी 1-2 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो चीज अगर आप लिख दोगे तो वो आपका हो जाएगा, डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये पत्र लेखन पहले तो
वो केवल पत्र से ही काम होता था। कोई भी चीज अगर आपको भेजना है तो पत्र के द्वारा, कोई भी संदेश भेजना है तो पत्र के द्वारा। ऐसा नहीं था कि ऐसे नंबर डालो और कॉल करो फटाक से सारी मैटर बता दो, ऐसा नहीं होता था। पहले पत्र ही चलता था। ठीक है, पूछ लेना अपने किसी भी बड़े लोग से, यानी कि अपने पापा, दादा, आंटी, किसी से भी, ठीक है, तो वो बताएंगे। तो बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखो। अपने जिले के जो बिजली विभाग है उसका शिकायती पत्र लिखना है ताकि वो बिजली सही हो सके और हमारा काम आगे बढ़ सके। तो समझ में आया, ये तीनों पत्र आपको समझ में आ गए। बोर्ड एग्जाम में आए लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना है। और ऐसे बताएंगे कि अभी आप लिख कर आओगे और कहोगे सर ये सब तो आसान है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। अगला है फोन नंबर, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र लेखन कि आपके मित्र के पिता जो है सीमा पर शहीद हो गए हैं। आपके मित्र जो हैं उनके पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। तो अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कीजिए और एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये 4 पत्र लेखन आपको तैयार कर लेना है, ज्यादा नहीं है, केवल आपको 4 पत्र लेखन। अभी आप इसको नोट कर लो, कहीं आप एक पेज में या फिर एक अपनी नोट में या फिर एक कॉपी में, जो आपकी हिंदी की कॉपी है उसमें आप ये चारों नोट कर लेना और पेपर देकर आना और बताना कि यही आया कि नहीं। यही आएगा, चारों में से आपका एक ना एक आएगा, क्योंकि ये वेब पत्र हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो ये 4 पत्र लेखन आप नोट कर लो कहीं भी, और इसको आप लोग पढ़ते रहना, तैयार करते रहो, ताकि आपका पत्र लेखन का एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, एग्जामिनर चेक करे तो उसको लगे कि हाँ ये सही है। तो ये आप 4 पहले कंप्लीट कर लो, इसको लिख लो कहीं भी। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे लिखना है पत्र लेखन। तो ये चारों आप तैयार कर लो। पहला है शुल्क मुक्ति पर, दूसरा है अपनी क्षेत्र में जो व्याप्त गंदगी है उसके कारण, तीसरा है बिजली विभाग और चौथा है मित्र के पिता जो है सीमा पर शहीद हो गए। इन 4 पर आपको पत्र लेखन तैयार करना है। ज्यादा है भी नहीं आपके बुक में ज्यादा नहीं है। ठीक है, और अगर आप ये 4 तैयार कर लोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने वेरी इंपॉर्टेंट तो बता दिया, चलो ठीक है, आगे आप लिखना तो समझाओ कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तैयार करने से कुछ नहीं होगा, लिखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। आपके पास कितना भी जानकारी हो, बट अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखा नहीं है तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा उतना अच्छा। तो लिखने का तरीका भी समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से एक पत्र को पकड़ते हैं और उसको हम आपको समझाते हैं। तो देखो, ये आपको तैयार करना, धीरे धीरे मैं आपको सारा पत्र समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला हम लोग पत्र देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, जो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी दी जाएगी। सबसे पहले मैंने तो इसको नोट कर दिया है। ठीक है, और आपको वहां जो है ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। एंड आपको ये जो है क्वेश्चन नोट नहीं करना है, ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या डालो, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 जो भी है लिख दो। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना। देखो, मैं कई बार बता चुका हूं, बताने की चीज नहीं है, बट आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं। प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से अच्छे से, और आपका 5 है मान लो, और नीचे अंडरलाइन करना ब्लैक स्केच से, बस ऐसा डाल देना और फिर आप लिखना शुरू कर देना। अब लिखना कैसे है? शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आप यहां डालो माय डियर स्टूडेंट, सेवा में। ध्यान रखो, सेवा में, फिर यहां कॉमा लगाना, कॉमा जरूर लगाना। ठीक है, ताकि आपका पत्र जो है वो सबसे अच्छा दिखे, कॉमा लगा देना। ठीक है, सेवा में श्रीमान, इसी के सामने ही, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य, हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं ना, तो डाल दो भैया प्रधानाचार्य जी को, प्रधानाचार्य। ठीक है, एंड प्रधानाचार्य के बाद जैसे आपके स्कूल का जो नाम है, लाइक मैं लिख रहा हूं जवाहर इंटर कॉलेज। ठीक है, जवाहर इंटर कॉलेज, यहां भी आपको कॉमा ही लगाना है। आपका पता डाल देना, जैसे आप लोगों का पता, आप लोगों का जनकपुरी। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इतना लिखने के बाद आपको क्या डालना है? विषय। ठीक है, विषय डालने के लिए आप थोड़ा इधर भी लिख सकते हो, थोड़ा सा साइड में, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा और अच्छा दिखे। और हाँ,
विषय आप लोग ब्लैक से लिखना ताकि थोड़ा सा हाईलाइट रहे और एग्जामिनर जब देखे तो आपको फुल मार्क्स दे। अब ये हम लोग किस विषय पर बात कर रहे हैं, किस विषय पर हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, तो सभी को पता है शुल्क मुक्ति पर। ठीक है, तो यहां हेडिंग डालो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो ये हमारा है शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र। ठीक है, शुल्क मुक्ति मतलब शुल्क को माफ करने के लिए उस पर प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों का लगभग हर एक पत्र में होता है। कहीं श्रीमान प्रधानाचार्य होगा तो कहीं पर कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप लोग पॉइंट को पकड़ो ताकि आप लोगों को लेटर राइटिंग थोड़ा सा, पत्र लेखन थोड़ा सा आसान लगे। अब इसके बाद आप लिखो मान्यवर महोदय लिखने के बाद यहाँ, ठीक है, इसके सामने ही लिखना। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग जो भी लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए, मान्यवर महोदय, मान्यवर महोदय, फिर यहाँ कॉमा लगाओ और फिर जो भी आप लिखना चाहते हो उसको लिख दो अच्छे से। ठीक है, मान्यवर महोदय। अब इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग यहाँ लिखो शबनीय निवेदन है। अब ये थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा ही। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, शबनीय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय, ठीक है, मतलब अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो ना, प्रिंसिपल को, तो मैं आपके विद्यालय, ठीक है, मैं आपके विद्यालय का किस क्लास का, जो भी क्लास है आपका, कक्षा 10, कक्षा 12, जो भी है, कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। इतना लिखने के बाद अब जो मतलब आप इसके बारे में लिखो ना, आप अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति पर लिख रहे हो तो लिखो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी अपने छोटे, ठीक है, इनका एक छोटा सा व्यवसाय है, तो अपने छोटे से व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है उनका जो व्यापार होता है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, तो छोटा सा व्यवसाय द्वारा क्या किए हैं कि बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकी अर्निंग बहुत कम है, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इतना लिखने के बाद इतनी महंगाई के कारण, देखो बहुत ज़्यादा महंगाई है तो इसमें थोड़ा सा खर्चा चलाना मुश्किल है, तो ऐसे आप बना के लिख दो। ठीक है, इतनी महंगाई के कारण, इतनी महंगाई के कारण क्या करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई है क्योंकि इतना बड़ा परिवार को चलाना फिर थोड़ी सी कठिनाई का है, और उनके पिताजी का कोई बहुत बड़ा व्यवसाय भी नहीं है, तो अब इसके कारण उनको पढ़ना है। ठीक है, बच्चे को पढ़ना भी है और बहुत ज़्यादा कठिनाई भी है, तो इसलिए क्या करो, इनकी शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तो घर में पराया आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। ठीक है, घर पर कुछ सामानों का भी काम लगता है। ठीक है, जो सामान होते हैं, अपना जो समस्या है उसको लिख दो। ठीक है, ताकि आपको मिल सके, वरना ऐसे नहीं मिलता है आपको शुल्क मुक्ति। तो और मेरे 4 भाई भी हैं। ठीक है, जैसे आप बना के लिख दो, कितना भी लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड बहन विभिन्न, ठीक है, विभिन्न यानी कि कई सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ बट उनको भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न
स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आपके साथ लिख कर समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। पढ़ रहे हैं। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। खर्चा लगता है। अब इतना अगर आपने लिख दिया तो अब आप थोड़ा सा और लिखो। ठीक है, फिर आप का ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ एंड कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दो मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और प्रायः प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप डायरेक्टली लिखो अतः आपसे निवेदन है कि मुझे स्कूल शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। तो इस पेज में आएगा नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा अगले पेज में लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप अगले पेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां डायरेक्टली लिख दो अतः आपसे निवेदन है। ठीक है, निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्त कर दो। ठीक है, जिससे मैं पढ़ सकूं और अपना फ्यूचर यानी कि भविष्य बना सकूं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बना सकूं अभिभावक आपके अत्यंत आभारी हैं। आभारी रहेंगे। ठीक है, रहेंगे। ये हो गया हमारा पत्र। और लास्ट में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य इधर साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड है ना, राइट साइड। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप लिखो जो भी आपका नाम है। हम अपना नाम लिख देते हैं श्रवण गोस्वामी। आप अपना नाम लिखना, दिनांक डाल देना, नाम लिखना या ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और कक्षा 10। बस इस तरह से आपको पत्र को लिखना है। ठीक है, मैंने एक पत्र बता दिया है और आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और ये मैंने बता दिया और प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह से अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर एक पेज में ना है दूसरे पेज में लिखना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग ऐसा ही और भी वीडियो लाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी प्रॉपर चलती रहे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।